तो चलिए आज बात करते हैं एक नए आईपीओ की E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रही है और हम यहाँ इसी को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें देखने लायक क्या है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? 5 हिस्सों में। सबसे पहले देखेंगे आईपीओ के जरूरी नंबर्स, फिर जानेंगे कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स, इसकी ताकत और कमजोरियों पर नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहाँ खड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जरूरी डिटेल्स की जो सीधे सीधे इस आईपीओ से जुड़ी हैं। तो देखिए, इसका प्राइस बैंड रखा गया है 164 से 174 रुपये प्रति शेयर। डेट्स याद रखिएगा, 26 दिसंबर को ये खुलेगा और 30 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में 2 जनवरी 2026 को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। और हाँ, एक लॉट में आपको मिलेंगे 800 शेयर्स। अब बात करते हैं इशू के साइज की। ये है 84.22 करोड़ रुपए का, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब ये कि जो भी पैसा जुटेगा वो सीधा कंपनी के खाते में जाएगा, किसी प्रमोटर की जेब में नहीं, बल्कि कंपनी के ग्रोथ और कामकाज में लगेगा। अब सवाल ये है कि ये शेयर्स मिलेंगे किसको। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, सबसे बड़ा चंक लगभग 33% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है। बाकी का हिस्सा एंकर इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs और HNI के बीच बटा हुआ है। ठीक है, तो आईपीओ के नंबर्स तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि भाई ये कंपनी करती क्या है, पैसा किस चीज के लिए मांग रही है। चलिए अब जरा कंपनी के बिजनेस को करीब से देखते हैं। तो देखिए, E2E ट्रांसपोर्टेशन ये कोई नई कंपनी नहीं है, 2010 से काम कर रही है और ISO सर्टिफाइड भी है। इनका मेन काम है भारतीय रेलवे के लिए इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन। आसान भाषा में कहें तो रेलवे से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो ये उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा करने का दम रखते हैं। तो ये करते क्या क्या हैं? इनकी सर्विसेज की रेंज देखिए, काफी लंबी है। रेलवे की सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम हो, या फिर पटरियों के ऊपर जो बिजली की लाइनें होती हैं वो लगाना हो, नए ट्रैक बिछाना हो, यहां तक कि इंजीनियरिंग डिजाइन और प्राइवेट साइडिंग्स बनाने का काम भी ये करते हैं। मतलब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे ये कवर ना करते हों। इनके काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। जैसा मैंने कहा, एंड टू एंड मॉडल, मतलब सबसे पहले प्रोजेक्ट का डिजाइन और इंजीनियरिंग तैयार होती है, फिर उसके लिए जो भी सामान चाहिए उसकी खरीदारी होती है, उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन और पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट, और आखिर में सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं इसकी टेस्टिंग करके प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया जाता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इनकी ऑर्डर बुक। जून 2025 तक कंपनी के हाथ में 439.6 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स थे। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलती है फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी, मतलब कंपनी के पास आने वाले समय के लिए पहले से ही कितना काम पक्का है, और ये आंकड़ा काफी सॉलिड लग रहा है। ठीक है, बिजनेस मॉडल समझ आ गया, ऑर्डर बुक भी तगड़ी है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ कागज पर अच्छा दिखता है या पैसों में भी बदल रहा है? चलिए अब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। तो ये रहे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर आप मार्च 2023 से मार्च 2025 तक देखें तो एक सीधी सीधी कहानी दिखती है। कंपनी के एसेट्स बढ़े, इनकम बढ़ी, और सबसे जरूरी मुनाफा भी लगातार बढ़ा है। ये एक बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है ना। प्रॉफिट की कहानी को ये चार्ट और भी क्लियर कर देता है। देखिए, मार्च 23, 24, 25 प्रॉफिट की सीढ़ी ऊपर ही जा रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आता है सितंबर 2025 और यहां कहानी पलट जाती है। कंपनी ने प्रॉफिट की जगह 7.49 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। ये अचानक आया मोड़ थोड़ा चिंताजनक है और इन्वेस्टर्स को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अब हमारे पास एक मिक्स्ड पिक्चर है। एक तरफ अच्छी ग्रोथ है, दूसरी तरफ हाल में हुआ लॉस। ऐसे में जरूरी है कि कंपनी की ताकत और कमजोरियों दोनों को तौल कर देखा जाए। तो प्लस पॉइंट्स क्या हैं? पहला, इनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग है। दूसरा, मैनेजमेंट टीम अनुभवी है। और तीसरा, इनका एसेट लाइट मॉडल, मतलब ये खुद बहुत सारी भारी मशीनरी नहीं रखते, जिससे फिक्स्ड कॉस्ट कम रहती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कमजोरियां। देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स में देरी का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा, कंपनी नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है, अगर नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, इस फील्ड में स्किल्ड लोगों की कमी एक चैलेंज तो है ही। चलिए अब कंपनी को अकेले नहीं बल्कि इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ रख के देखते हैं। इससे पता चलेगा कि मार्केट में ये कहाँ स्टैंड करती है और इसकी वैल्यूएशन कितनी सही है। इस टेबल में देखिए, हमने E2E को
टेक्समैको रेल और एयरकॉन इंटरनेशनल जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया है। सीएमपी, ईपीएस सब ठीक है, लेकिन एक नंबर है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, और वो है पीई रेशियो। और ये चार्ट देखिए, ये उस अंतर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ई टू ई का पी 45 से भी ऊपर, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स 16 से 20 की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंपनी बाजार में काफी प्रीमियम या कह सकते हैं महंगी वैल्यूएशन पर आ रही। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ कंपनी के पास एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, रेलवे सेक्टर में इनकी पकड़ है, लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन बहुत हाई है और हाल ही में कंपनी ने लॉस भी दिखाया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कंपनी की रेलवे एक्सपर्टाइज इस महंगी वैल्यूएशन और हाल के झटके को जस्टिफाई कर पाएगी? क्या ये पब्लिक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बना पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछना होगा।